मैं आपका सुपरिचित दर्शक कमलेश पांडे। मैं आज दर्शक के बजाय आपका क्रिएटर के भूमिका में आने का मन किया और मंसूरी जी का मैं उनका स्वागत करूंगा। दिव्यांगम चैनल के सभी श्रोताओं का और सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं समझता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं चूँकि पहली बार कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हो सकता है कि आवाज़ कम भी हो, कुछ और भी हो, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये आपकी हौसला अफजाई होगी कि हम आगे फिर कुछ प्रयास कर पाएँ। मैं आज आपके सामने उस हस्ती को पेश कर रहा हूँ जो सामने ऑलरेडी है, जिससे आप बड़े वाकिफ़ हैं, जो आपको बहुत मोटिवेशनल, लगातार मोटिवेशनल और जानकारी वाले एपिसोड दे रहे हैं। आपको उनका, आप सबका उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। मेरा भी सदैव उनके साथ आशीर्वाद रहता है। आज हमारे पास आप आए और हमसे बताया कि आपका साक्षात्कार होना है। ये तैयारी करके नहीं आए थे और मैं भी किसी तैयारी में नहीं हूँ, तो मैंने कहा नहीं, आज आपका साक्षात्कार होगा। लोग आपके बारे में और कुछ जाने जो कि अभी इन्होंने नहीं बताया है, या मेरे नज़रिए से ये आपके सामने पेश होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे जो मैं प्रभावित हूं वो देखता हूं आप किन परिस्थितियों में कैसे करते हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार से आकर के और विभिन्न परिस्थितियों में बहुत सारे काम करते रहते हैं, इसलिए वास्तव में मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहता हूं इन्हें आपके सामने वो पहलू भी आवें जो कि अभी तक आपके सामने नहीं है, और मैं इन्हीं से पूछ करके आपके सामने उनकी कहानी पेश करना पसंद करूँगा। तो रिजवान जी, आप बतावें कि आप जो है बचपन आपका कैसा बीता। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे नहीं लगता कि नाम बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके चेहरे पे स्माइल आ गए। आप लोग बड़ी गौरव की बात है कि मैं आपके सामने रूबरू हूँ और आप मुझे पहले से जानते हैं। और जिस दो शख्स मैं इस एपिसोड के बजाय मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूँ कि दो गुरु मेरे हैं। तो एक गुरु तो राजधानी लखनऊ में है और दूसरा गुरु जो मेरे साथ में है, मेरे कह सकते हैं कि मुझसे मेरे साथ हर तबके में कंधे से कंधा मिला के चलने वाला और राह दिखाने वाला वो शख्स है। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया, सर ने बताया कि हमारा साक्षात्कार लेंगे, तो मुझे लगा कि आज सर का लिया जाए, तो मैंने सर से समय लिया, सर ने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। उसके बाद सर ने कहा नहीं, आज मेरा लेगा, कि भाई गुरु का है, आपसे कह रहा हूँ, गुरु की बात है, कैसे टाल सकता हूँ, है ना। अब मुझे भी देना पड़ेगा। अब सर जो सवाल पूछेंगे उसका मैं बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ में सवाल का जवाब दूंगा। जैसे कि हमारे गुरु जी ने बताया कि आपका बचपन से कैसे क्या रहा, तो मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ, बिल्कुल साक्ष्य है और पता कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। चूँकि मैं एक विकलांग, मैं जब 7 माह का था तब मेरे अंदर विकलांगता आ गई, जो उस टाइम में बुखार चलता था, उसके कारण से हुआ। मेरा मैलानी और पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे पिताजी माताजी मुझे पोलियो हो गया। जी, पोलियो बिल्कुल सर। 7 माह का था, ऐसे मेरी माताजी, मेरे पिताजी मुझे बताते थे, ध्यान रखिएगा बात को। तो उसके बाद में चलता रहा। तो मैं स्कूल से, मैं बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ, मतलब अपने विषय में, स्कूल से जब मैं आता तो मुझे आया, स्कूल तक ले जाती, स्कूल के बाद मुझे पर पुनः घर पर छोड़ जाती। ये मेरा दैनिक कार्य था। उसके बाद तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि घर से, स्कूल से घर, मुझे एक दादी थी, मतलब आया थी स्कूल की, तो लेके आती थी। तो मेरा जो बचपन का अधिकांश समय है मेरे बाबा, मेरे पिताजी के, जिसको हम लोग दादा बोलते हैं, बाबा के साथ में मैं बैठता था और उनके साथ में बैठता था। तो मुझे वो पुरानी बातें सब, मतलब कह सकते हैं, आप भी हंसने वाले होंगे कि मुझे अपने पिताजी के पैदाइश से पहले क्या क्या घटनाएं हुई हमारे गांव में, हमारे घर पे, क्या बंटवारा को लेके, क्या प्रॉपर्टी को लेके, सब मुझे ज्ञान था। एक ख़ानदान में, पूरे परिवार में मैं ही एक ऐसा लड़का था जो इतनी सब चीज़ें जानता था कि अपने चाचा बुआ मौसी के बारे में, कि कैसे कैसे क्या हुआ। चलिए खैर, इस तरीके से मैं चलता गया। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में आया। फिर अगर मैं कहूँ कि आपको जो है ये जो संस्कार मिले वो अपने बुजुर्गों के साथ बैठने की वजह से मिले। बिल्कुल। उनकी अच्छी बातें आपको मालूम होती रही और उसका असर पड़ा। मैं दर्शकों को सभी बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आज के बड़े छोटे और सीमित परिवारों के बीच में जो नहीं हो रहे हैं,
ये बड़ी कमी मिल रही है नई इस पीढ़ी को। तो जब हम पुराने लोगों से जुड़ेंगे, पुराने दादी नानी दादा पापा की कहानियाँ सुनते थे, उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। खाली एपिसोड देखने से, प्रेरणास्पद एपिसोड देखने से वो कुछ नहीं होता, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता अगर हमने नहीं सीखा। ये पूंजी इनके पास है जो आपके पास से बांटते रहते हैं। बहुत साधुवाद है, बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे बुजुर्गों के साथ में रहे। जरा आगे और बताइए। उसके बाद में पिताजी भी मेरे मतलब थोड़ा राजनीति से लगाव रहता था, तो वो भी मुझे मतलब बताते रहते थे इस तरीके से कि बेटा कभी हिम्मत मत हारना। और मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर शाहिद अली, लेट मिस्टर डॉक्टर शाहिद अली स्वर्गीय, उन्होंने बताया कि बेटा झरना, एक एग्जांपल मैं आपको फिर दे रहा हूँ कि झरना कितनी ऊंची से गिरता है, बहुत ऊंची से, आपने भी देखा होगा कितनी ऊंची से गिरता है, और उस गिरने के बाद में भी अपनी सुंदरता को खोने नहीं देता है। हालांकि उस पानी में कोई दम नहीं होती, कितनी ऊंची से अगर पानी का इंसान कुछ गिराया जाएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गिरते हुए भी अपनी सुंदरता को खोने नहीं देता है। वो बात मेरे दिमाग में उतर गई। अब मैंने कहा दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, जो भी हैं इस कुदरत ने दिया है, कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और लोगों को, मुझे तो करना ही करना है, अपने आप को, लोगों को प्रेरित करना है कि आप भी भैया कुछ ऐसा ना करो जिससे कोई नुकसान हो। आप लास्ट स्टेज तक के लड़ते रहो और अपने आप को सकारात्मक सोच में रख के अपने लोगों को, अपने आप को गौरवान्वित करो, अपने परिवार को गौरवान्वित करो। तो रजवान जी, आगे हम बहुत लंबी बात ना हो इसलिए हम पूछना चाहेंगे कि आपको जो जब बड़े हुए विकलांगता समझ में आई कि आप अन्य बच्चों से अलग हैं जी, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? आपने कहीं हीन भावना आई या नहीं आई? हो सकता कहीं आई हो तो उसको भी ईमानदारी से बताने का कोशिश करें, जिससे कि जो हमारे काले पक्ष होते हैं उनको भी उजागर करने से हमारा तो अतीत नहीं बदल जाएगा, लेकिन आगे आने वाले सीखने वालों का भविष्य जरूर बदल सकता है। तो जरा उसको भी बताओ कि आप उन क्षणों को, उन स्थिति को कैसे लिया और कैसे उन पर जीत प्राप्त की। देखिए, शुरुआत में जैसे गुरुजी ने पूछा तो बहुत ही मतलब रुला देने वाला बात है कि सर शुरुआत में मुझे लगता कि मैं एक हाथ से ऐसे रख के और चल रहा हूँ, सब लोग अपने नॉर्मल तरीके से जो चलते हैं चल रहे हैं। तो शुरुआत में कुछ महीनों तक के लगा कि यार हमारे पास हम भी होते तो साइकिल चला लेते, हम भी होते तो यार वो स्कूटी से जा रहे हैं, वो तमाम साधनों से जा रहे हैं, वो हम भी पार्क जाते, हम भी ऐसे जगह जाते। तो ये कुछ महीने तक रहा, लेकिन एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा सर, इसलिए आपको, एक मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी क्योंकि मैं एक पैर सर था। तो बात ही खत्म थी, और घर में सभी लोग जितने मेरे चचेरे भाई बहन लोग थे सब चलाते थे बढ़िया से। तो माता जी ने हमें सेकंड हैंड साइकिल 350 रुपये की लेके दी थी, जो मैं पीछे कैरियर पे बैठ के और ऐसे करके और बगैर पैडल मारे पैर से, मुझे नहीं लिख रहा होगा उसमें, पैर से आगे बढ़ाता था और उसको चलाता था। जमीन में पैर मार, जमीन पे एक पैर, क्योंकि एक पैर तो लटकता रहता था, एक पैर से जमीन पे मार करके आगे बढ़ते थे। तो इस तरीके से मेरी काफ़ी जीत पे उन्होंने हमको लेके दिया था। तो इस घटना से हम ये बताना चाहेंगे, जो बात हो गई कि यानी आपने उन कठिनाइयों को, उन कमियों को अपनी कुंठा का विषय नहीं बनने दिया, उनसे भी प्रेरणा ली और इन के प्रकार यानी अगर पैर पैडल पर नहीं भी पहुंच रहा है तो भी हमने अपने ज़मीन पर रगड़ करके और साइकिल को आगे बढ़ाया। वो साइकिल क्या है? वही ज़िंदगी की साइकिल है। उन्होंने उन कमियों को भी अपना दूर करके बचपन से ही लिया और उसको ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाया, और इसे ही हम लोगों को करना भी चाहिए। और मेरा उद्देश्य भी आज इनका इंटरव्यू लेने का बिल्कुल यही है। तो सच्ची घटनाओं के आधार पर जब आप लोग जानेंगे तो और अच्छा रहेगा। और आगे और आप बतावें कि आगे जो पढ़ाई लिखाई में भी कुछ ऐसे सुनने को मिला होगा, हाँ। और वहाँ पर आपने कैसे लोगों को फेस किया और क्या जवाब दिया? पढ़ाई लिखाई में मेरा मतलब, क्योंकि गुरु के सामने सच बोलना चाहिए, बहुत मन नहीं लगता था। खेल कूद में लगता था कि मैं सिर्फ कल्पना में कि मैं भी ऐसे कर लेता, मैं भी ऐसे कर लेता, मैं अगर सकलांग होता। तो ये सब चीज़ थी। तो कुछ समय बाद जब पिताजी ने मेरी क्लास ली, अच्छा एक बात सर मुझे बड़ी खुशी है, स्वर्गीय शाहिद अली मेरे पिताजी जो हैं वो भी गौरव महसूस कर रहे होंगे और मेरे आपके सामने होगा, बड़े गौरव की बात है कि कभी हम नकारात्मक नहीं सोचे कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, होगा, सब होगा। क्योंकि पिताजी की प्रेरणा थी। तो मुझे जब डांटते थे तो उतने में क्लोज जाता था। जब मुझे कभी कभी बाबा भी डांट देते थे जो भी तमाम करतों से, तो मैं जैसे कंचा खेलता था या जो भी गुलियाडा खेलता था, खेल सब आते थे मुझे और खेलता था, तो कभी कभी देर हो जाती थी, मुझे डांट पड़ती थी। तो जब डांट पड़ती थी तो मैं और उनके पास जाता था, चाहे माता जी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे बाबा हमारे हो, चाहे ताऊ जी हों, जो भी लोग हमें डांटते थे उनके पास जाते थे। तो सब लोग घर में कहते थे कि क्या बात है, मैंने तुमको अभी डांटा और तुम हमारे पास चिपके बैठे हो। तो कहते ना आपने डांटा नहीं, हम कल से जल्दी खेल के आ जाया करेंगे। क्या
बहुत बढ़िया। यानी उन चीज़ों को भी सदैव सकारात्मक लिया। मैं कभी कभी यही कहा करता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो है विकलांग, शरीर से विकलांग लोग अपने को विकलांग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो दिव्यांगता है वो शरीर का विषय ही नहीं है। आपका मन और विचार जो है दिव्यांग था पहले से, और इसीलिए आपने जो है शरीर की कमियों को कभी भी आड़े नहीं आने दिया अपने विचार में, अपने खेल में, अपने जीवन के विकास में। पढ़ने हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो तैर भी नहीं सकती। तो आप नहीं पढ़ पाए या उच्च कोटि की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल में पास थे, लेकिन आज वो क्रिकेट के देवता बन गए। तो हमें जो करने को मौका मिला वहाँ पर हमने अपने पूरे मन से बिना किसी हीन भावना के अपना किया है, तो यही दिव्यांगता है। बहुत सारे, मैं भी आपके एक कार्यक्रम में था, वहाँ पर एक लड़की ने बताया था कि विकलांगता मन का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। इसलिए हम सभी लोग जो हैं अगर मन से सही हैं तो दिव्यांग हैं, और अन्यथा 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें और सब कुछ होते हुए भी विकलांग हैं, सकलांग शरीर के होते हैं। तो खैर बड़ी अच्छी बात बताई आपने, बताया है, और हम चाहेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं, जरा जल्दी बढ़ाएं क्योंकि समय की सीमा है। ठीक सर, बहुत अच्छा बात, धन्यवाद। उसके बाद सब चलता रहा। तो स्कूल के बाद फिर मुझे मतलब इंटर के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। पैसे की लालसा थी कि मेरे पास भी एक साइकिल हो, या अच्छी साइकिल हो, अच्छी स्कूटी हो, क्योंकि मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात सच है सर वही बता रहा हूँ। तो मेरे पास भी, तो मैंने फिर फार्मा भी ज्वाइन किया। इंटर बाद होता नहीं, लेकिन मेरा सिलेक्शन बनारस की एक विश्वा फार्मा कंपनी है, कंपनी नाम नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता दिया, एक बनारस की कंपनी है। उसमें मुझे 5 दिन की ट्रेनिंग में मुझे सिलेक्शन हुआ। 17 लड़के सीतापुर से थे, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और वो ट्रेनिंग मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग 3 दिन में पूरी कर ली, और चौथे दिन सीतापुर चला आया। हमने कहा सर मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि महीने का आधा अंत हो चुका है, लगभग 17 तारीख थी, और मुझे इस महीने का टारगेट होता है फार्मा में सर, वो अचीव करना है। तो सर बड़े पीके चटर्जी, आज भी मेरी बातचीत होती है। फिर मैंने फार्मा में किया। उसके बाद में ज़िंदगी चलती रही, और उसके आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, अच्छे लोगों की। मेरी एक ख़राब आदत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक एसडीएम लायक नहीं हूँ, मैं डीएम लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डीएम एसपी की रैंक, ना कि पोस्ट, अच्छे लोग, डीएम एसपी की मतलब अच्छे पोस्ट के साथ में, अच्छे व्यक्ति के साथ में, चाहे परचून वाला हो, चाहे मूंगफली वाला हो, और चाहे आईएएस अधिकारी हो, अच्छे लोगों के साथ में बैठ के मुझे जो ज्ञान मिलेगा वो मिलेगा कि उसके जो उसने पढ़ाई करके उस बॉडी लैंग्वेज, कपड़े स्थिति और बोलने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, हाथ उठाने का तरीका, वो सब मैं उससे अर्जित करता था। आज भी मैं सीख रहा हूँ, और मुझे ज़िंदगी में सर पूरा कोई नहीं हो पाया है, और मैं हमेशा ज़िंदगी तक लास्ट स्टेज तक सीखता रहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है व्यक्ति संग से ही आगे बढ़ता है, या बनता है और बिगड़ता दोनों है। आपके मन में सत्संग के प्रति भाव था कि सत्संग का मतलब साधु महात्मा के पास बैठना या कहीं तकरीर सुनना ही नहीं होता। अच्छे लोगों के पास बैठना, सत्संग यानी अच्छा संग करने की आदत थी, और उसी का आपके चरित्र पर, आपके व्यक्तित्व पर पूरी छाप दिखाई पड़ती है। दूसरी बात आपने जो बताई है उसके शब्द भले दूसरे हों, लेकिन मैं समझता हूँ उसका था कि दूसरी बात आपने जो बताई है उसके शब्द भले दूसरे हों, लेकिन मैं समझता हूँ उसका था कि आप में आत्मनिर्भरता का भाव बिल्कुल शुरू से था। आपको साइकिल जो मिली थी पहले, वो तो माता जी की थी, लेकिन आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ज़िंदगी की बाकी जो उपलब्धियाँ हों, बाकी नेमतें भी हों, वो किसी और के सहारे से, हमारी अपनी कमाई से हों। तो ये बहुत बड़ा संदेश है आपका कि आपने लोगों को बताया, और इससे ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि किताबें पढ़ने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता। हम अच्छे लोगों की बातें, कहानियाँ, और जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ें, वो ज़्यादा हमारे लिए अनुकरणीय होते हैं। हम अगर अच्छे राज परिवार में पैदा हुए और बाद में राजकुमार बन गए तो ख़ास बात नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं गरीब परिवार से आकर के और कोई अपनी पहचान बनाते हैं और कहीं दिखाते हैं, तो वो अपना तो भला किया ही, लेकिन समाज के लिए भी अनुकरणीय बनाते हैं। इसलिए आपका व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत आदरणीय है और सम्माननीय है, अनुकरणीय है, और हमें सभी लोगों को ऐसे बताना चाहिए। आपने ये भी बताया कि हर आदमी कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी बहुत पुराना गाना है, मुझे बड़ा पसंद भी है, मैं सुनाता भी हूँ। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो अगर आपको एक पैर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुतों को तो दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं होते, वो भी कुछ न कुछ करके जाते हैं। और उन लोगों के लिए ज़्यादा सबक है जिनको ऊपर वाले ने दोनों हाथ और दोनों पैर,
दोनों आंखें दे रखी हैं, लेकिन उनमें स्वाधीनता का, यह कहना चाहिए आत्मनिर्भरता का भाव नहीं होता है। वो पराधीनता में रहते हैं, अपने माँ बाप की कमाई पर जिंदा रहते हैं और कहीं रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही मैं फिर कहना चाहूँगा रिपीटिशन की कॉज पर, पुनरावृत्ति की बात पर भी, कि यही दिव्यांगता है। हम अगर अपने पैरों पर खड़े होकर के जीने का सबक रखते हैं, हम दूसरे की मदद कर पावे जितनी वो करते हैं, ये दिव्यांगता है। और यही इंसानियत भी है। इंसान जो है, इंसान में पशु में फ़र्क होता है कि पशु दूसरों के सहारे रहता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इंसान खुद कमाता है और दूसरों को खिलाता है और अपना उसी में आदर भाव भी, सम्मान भाव रखता है, आत्मसम्मान भाव रखता है। तो हम आत्मसम्मान के साथ रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपके बचपन से शुरू से रहा है, वही अनुकरणीय है और उसी ने आपको आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाया है। दूसरों के लिए आप जो है आदर्श और एक जो है प्रतीक बन रहे हैं, आइकन बन रहे हैं। मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आप बताएं, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। हो सकता है एपिसोड थोड़ा लंबा हो रहा हो, लेकिन आज मैं दोबारा शायद ये बात ना हो पाए। नहीं, बिल्कुल गौरव, मुझे बहुत गौरव की बात है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक बार श्री विष्णुकांत मिश्रा सर ने लिया था, तो वो भी महाशूट हुआ था 37 मिनट का, लेकिन 37 मिनट तक नहीं जाएगा आज ये, लेकिन कम ही रखेंगे। हाँ, तो उसके बाद मैं टॉपिक भी आता हूँ। इस तरीके से मेरा फार्मा में हुआ, काम करता गया, अर्निंग आती रही, मैं बड़ा खुश होता था। तो उसके बाद मैं और भी 2-3 जॉब की, एज ए FMCG कंपनी में की, एज ए SR किया मैंने। हाँ, जब मैं फार्मा था तो जेडो जो मतलब जोनल ऑफिसर भी बना मेरे सामने, मेरे चेन सेलिंग में आया। जी, चेन सेलिंग बना। तो इस तरीके से पावदान बढ़ता गया। तो मुझे लगा कि अब ठीक है। फिर शिक्षा चलती रही, प्राइवेट चलती रही। आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? सर BA किए हैं। BA कर लिया। अच्छा, बाद में आपको यहाँ पे जो सरकारी नौकरी मिली है, इसमें कैसे मौका मिला और कहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बात को पूरी भी करना है। तो यहाँ पर कैसे आया? यहाँ पे सर ऐसा हुआ कि एक अधिकारी थे, IAS, नाम लेना बेहतर नहीं, एक IAS अधिकारी थे। तो मैं विकलांगों की मदद, मेरे पास साइकिल थी और सर मैं साइकिल से प्रेस नोट बांटा करता था। कोई 2 मंजिल पे है, किसी का नाम लिया जाए, हिंदुस्तान का लिया जाए, और किसको सेकंड बोर्ड में, तो 17-18 तक प्रेस हुआ करती थी। तो मैं साइकिल से ही उसको टाइप करा के, कंप्यूटर टाइप में, वो क्या कंक्रीट करते सर, वो टाइप करा के, टाइपराइटर करके उसको 17 कॉपी करा के सबके वहाँ जाके साइकिल से देना। तो मेरा लगाव था। तो उसी दरमियान IAS अधिकारी से मेरी थोड़ी सी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आज भी हैं, आप नाम ले सकते हैं, श्री यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय थे, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। आप मृत्युंजय नारायण जी थे, मुझे भी याद आ रहा है। जी, वो यहाँ पर बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे और विकलांग हितैषी थे। तो उन्होंने मेरी कायद देखा, तो मेरे भाई ने 17 फार्म मंगा लिए थे, 18 फार्म, 5 रुपये का कास्ट था, उसमें मंगा लिया। और मंगाने के बाद में सबका अपना भर दिया। मेरा पता नहीं क्या क्या लिखा, सब लोगों ने लिख दिया, फोटो घर से ले लिया अम्मा से हमारी, और कर दिया। जिस दिन रिजल्ट आना था, उस दिन मैं सर लखनऊ में था। वो इंटरव्यू दे दिया, चले गए। रिजल्ट आना था तो मैं लखनऊ में था। तो मेरी चचेरी बहन ने फ़ोन किया कि भैया कहाँ? हमने कहा लखनऊ में। तो बोले आपका नाम आ गया। तो हमने कहा, ये बात है लगभग 8 बजे की। तो हमने कहा मजाक करने के लिए सुबह से हम ही मिले, क्योंकि हम भाई बहनों में बहुत अच्छा प्यार है। तो हमने कहा मजाक करने के लिए सुबह से कोई मिला नहीं, हम ही मिले हैं, क्योंकि कोई नेता नगरी थी ही नहीं, कोई सपोर्ट था ही नहीं, ना ही धनी का कोई व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आया है बेटा और सच्चाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तब मैं बस अड्डे पे उतरा, लखनऊ से अपना काम निपटा के बस अड्डे पे उतरा, बस अड्डे से रिक्शे किया और सीधे विकास भवन गए, जहाँ पे लिस्ट चिपकी थी। तो मेरे पास तब छोटी टॉर्च हुआ करती थी 10 रुपये की। तो मैंने उससे जला के देखा तो 426 नंबर पे मोहम्मद इजान मंसूरी सना शाहिद अली मंसूरी फला जगह। तब मुझे लगा कि हाँ वाकई में है। क्यों? मुझे विश्वास नहीं था। उसी दिन से मैंने विश्वास कर लिया कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, तू जो भी करता है, मुझे खराब लगता है कि नहीं ऐसा इस समय नहीं होना चाहिए, बरसात हो जाए, मौसम अच्छा है, लेकिन वो हमें आज का पता है, उसको साल भर पहले का पता है, आगे का पता है कि तो जो भी करता है वैकल्पिक रूप से मुझे खराब लगता है कि इस समय सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उस ईश्वर को, अल्लाह को पता होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो इस प्रेरणा से मैं आगे बढ़ता रहा और इसके बाद में जी। प्यारे दर्शकों, आपने देखा, इन्होंने बताया
ये वो नहीं बता पाया, लेकिन मैंने इनकी बातों के बीच में देखा कि इनको वो नौकरी अपने योग्यता से, किताबों से, मार्कशीट से मिली तो मिली, लेकिन असली कारण ये था कि ये अपनी विकलांगता के बावजूद, शारीरिक विकलांगता के बावजूद, दिव्यांगता के आधार पर वहाँ पर सभी की बिना सरकारी नौकरी के प्रेस का काम ले लेते थे। किसी हर डिपार्टमेंट का एक प्रेस नोट रोजाना जाना रहता है या कभी कभी जाना रहता है, वहाँ से ले करके बाकायदा टाइप करा करके और वहाँ अखबारों के दफ्तरों में दिया करते थे। इससे अपना इनका ज्ञान भी बढ़ा और अधिकारियों से संपर्क भी बढ़ा और जिले के सबसे आला अधिकारी से भी मुलाकात हुई और इन्होंने उनको प्रभावित किया। सभी आला अधिकारी या उनकी जो है सदैव तीसरी नेत्र खुला रहता है, वो जान लेते हैं कि इस आदमी में किसने वो है, क्षमता है, योग्यता है, और उसको उन्होंने पहचान लिया। हो सकता है कि वैसे भी इनका हो जाता जो कि इनके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डीएम साहब ने स्वयं व्यक्तिगत उसमें अपना इंटरेस्ट लिया होगा और इनका करवाया होगा। तो ऊपर वाला जो होता है वो किसी न किसी के माध्यम से, जैसे मुसलमानों में नबी होते हैं, हमारे यहाँ भी अवतार होते हैं, फरिश्ते होते हैं, ऊपर वाला खुद नहीं आता, लेकिन अपने बंदों को, अपने नबियों को, अपने अवतारों को यहाँ भेज रखा है। हम भी उसमें से कहीं हो सकते हैं। हम जब दूसरे के हित में काम कर रहे होते हैं तो भगवान का और खुदा का काम कर रहे होते हैं, और वो उनको किया और सभी को करता है। तो हम लोग कोई सीधे अपेक्षा न करें, न इंसान से न भगवान से। हम अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ें और वो ऊपर वाला बहुत दूर तक देखता है और निश्चय ही सबके साथ प्यार भी करता है और न्याय तो करता ही करता है। तो मैं बहुत लंबी बात न करूं, डीएम साहब की कृपा से और उनकी वजह से आपका हुआ। मैं जहां तक संपर्क में आया हूं, ये नौकरी के बाद में मैं जिस ऑफिस में इनका जहां से नौकरी लगती है, डीपीआर ऑफिस, उसी बिल्डिंग में हमारी बैंक की शाखा थी, वहां से मिला। इनका सदैव व्यवहार बहुत अच्छा रहा। ये जनवी को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब प्रेम के बल पर, प्रेम की ताकत से ये दूसरों से काम लेना जानते हैं। ये इनकी नौकरी नई थी, इन्हें कुछ मकान बनाने के लिए कर्जा लेना था, ये उस कैटेगरी में नहीं आते थे। मैंने पहले इनको मना कर दिया, फिर इन्होंने प्रभावित किया। तो हमने कहा ठीक है, आप अपने अधिकारी से लिखवा दीजिए कि ये आपकी वेतन की किस्त, वेतन नहीं आता रहेगा होगा तो मैं आपको कर्ज कर देता हूँ। मैंने भी इन्हीं की परिस्थितियों को देखते हुए, इनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए थोड़ा नियम से हट करके और इनकी मदद की। और मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने भगवान के रास्ते में, ईश्वर के रास्ते में, खुदा के रास्ते में हमने कुछ किया, उसको पुण्य मिला। और आज ये हमारे उस विश्वास को बरकरार रखते हुए, उन डीएम साहब के विश्वास को बरकरार रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं और नौकरी के साथ में समाज में बहुत सारे काम करते हैं। आज आपके चैनल के साथ बहुत काम करते हैं और मुझे इनको पेश करने में बड़ी खुशी हुई। मैं समझता हूँ आगे फिर बची हुई बातें आप लोग अपना कमेंट करके बताएंगे। जो बचेगा अगला प्रश्न आप दीजिएगा, मैं इनको पेश करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांगम स्वागत है आपका।